Hello student, I am शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज हम डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं और जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमारी डायमेंशनल होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था वो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को करते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं। देखिए, with the help of dimensional analysis, the equation of a physical phenomena can be developed in terms of dimensional group और parameter। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प के साथ जो भी हमारी फिजिकल फिनोमिना जो भी हमें दिया जाता है उसकी इक्वेशन को डेवलप करने के लिए और किस टर्म में डेवलप करने के लिए डायमेंशनलेस ग्रुप में या डायमेंशनलेस पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो हम मेथड अप्लाई करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, ये मेथड यहाँ पर हमारे दो तरह के सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड, वो हमारा क्या है, रेले मेथड एंड बकिंघम्स पाई मेथड। तो ये दो मेथड्स होते हैं हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो सबसे पहले मेथड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेले मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो रेले मेथड होता है ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम इसके थ्रू कोई भी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में जो हमारा मेन प्रिंसिपल है वो क्या है कि डिफरेंट क्वांटिटीज को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उनसे एक इक्वेशन को फॉर्म करना, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज को एक इक्वेशन के टर्म में हम कंबाइन करते हैं। तो वो क्वांटिटीज आपकी जो डिफरेंट होती हैं वो आपकी डायमेंशन वाली भी हो सकती हैं और डायमेंशनलेस भी हो सकती हैं। तो इस मेथड में जो हमारा रेले मेथड होता है, तो देखिए, दिस मेथड डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर अ वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम 3 और 4 वेरिएबल्स ओनली। तो यहाँ पर जो भी आपको फिजिकल फिनोमेना दिया जाएगा तो उसके एक्सप्रेशन को या उसकी इक्वेशन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर दो तरह के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है बहुत सारे डिफरेंट क्वांटिटीज को एक साथ अरेंज करके, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो रेले मेथड है ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा कि अगर आपका कोई ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेबल है किस पर, आपके 3 या फिर मैक्सिमम आपके 4 वेरिएबल्स पर, तो इस कंडीशन में तो हम रेले मेथड अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं आपके वेरिएबल्स तो ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका फिजिकल फिनोमेना दिया है, मान लीजिए आपका जैसे रेजिस्टेंस दिया है या फिर मान लीजिए कोई जैसे एफ है, यहाँ पे फोर्स को मान ले रही हूँ और वो आपके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर पर डिपेंडेबल है, जैसे कि आपका डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी और विस्कोसिटी, इन पर डिपेंड है। तो जो एफ हो गया वो हमारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो हमारे 4 आपको वेरिएबल दिए हैं ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये वेरिएबल किस पर डिपेंड है,
इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ये डिपेंड है, जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये आपके किसी पर भी डिपेंड नहीं है, यानी कि पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि f के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएशन के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से क्या होंगे, इसका मतलब ये क्या होगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो गया, सिर्फ इस पर डिपेंड, यानी कि ये इन पर डिपेंड है और ये इन पर डिपेंड नहीं है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, वो वेरिएबल्स किस फॉर्म में होते हैं। तो दो तरह के वेरिएबल वर्क करते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अगर आपको इसे कैलकुलेट करना है तो ये किसकी हेल्प से कैलकुलेट होंगे, इनकी हेल्प से, तो इसलिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आगे देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे 1 2 3 4 यानी कि 3 या फिर 4 तक हो, मैक्सिमम 4 तक हो, तो ये आपका जो मेथड है एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज अगर 4 से ज़्यादा आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाते हैं इंडिपेंडेंट के, तो उस केस में हम अनदर मेथड को अप्लाई करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस मेथड अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सम वेरिएबल्स is expressed in the form of an exponential equation which must be dimensionally homogeneous। तो इस मेथड में हमारा जो फंक्शनल रिलेशनशिप आपका बनेगा, यानी कि जो इक्वेशन आप बनाएंगे डिफरेंट वेरिएबल्स को अरेंज करके एक इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करने के लिए, जो आप एक पहला फंक्शनल रिलेशनशिप बनाएंगे, तो वो हमारा किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल। यानी कि एक्सपोनेंशियल हमारा क्या होता है, घातीय, यानी कि पावर्स की फॉर्म में आपकी वो इक्वेशन होगी। किस फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में वो इक्वेशन होगी, विच मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस, जो आपकी कैसी होनी चाहिए, डायमेंशनली होमोजीनियस। अब डायमेंशनली होमोजीनियस के लिए हमारा क्या फंडा होता है, उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, if x is a variable which depends on x1, x2 and x3 xn। अगर आपका x ऐसा वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड करता है, x1, x2, x3 और xn तक, यानी कि नंबर ऑफ हमारी ये वेरिएबल्स हैं कि आपने कितने आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर ले रहे हैं, वो xn तक आपका डिफाइन किया जाएगा। द फंक्शनल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इक्वेशन हम एक्सप्रेस करेंगे वो कैसी होगी, पहले आप उसे फंक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो फर्स्टली आप क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, जो फंक्शनल इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी वो किस तरह से लिखी जाएगी, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 xn। तो x हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारी ये x1, x2, x3, xn तक हैं, ये सारे वेरिएबल्स हमारे कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। तो इसी वजह से ये x क्या है, इन पर डिपेंडेंट है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, जो फंक्शनल इक्वेशन है, हम इसे एक अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस जो हमारा फंक्शनल इक्वेशन है, हम इसे डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इक्वल टू, ये हमारा क्या था, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 xn। तो अब क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू c हमारा क्या है, कांस्टेंट है एक। और मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शनल रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस्ड करेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाली जो इक्वेशन होगी, जो जिसमें हमारी घात होंगी, तो या जिसमें हमारी एक्सपोनेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स को ही हम भी क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं या पावर कह सकते हैं। तो उस फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x1 की पावर a, x2 की पावर b, x3 की पावर c, और ये हमारा क्या हो गया, अनदर वेरिएबल हो गया
तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर दी गई, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई। हेयर c इज अ कांस्टेंट और a b c जो है ये हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी पावर है। वैल्यू ऑफ a b c ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। तो ये जो a b c की वैल्यू है इन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों साइड में जो भी आपकी क्वांटिटीज दी गई हैं, यानी कि जो x1 x2 x3 xb हैं और ये जो हमारा x है, इन सभी को फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इन पावर्स को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इससे अगर हम सिंपली समझें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर आपके वेरिएबल्स यानी कि जो टोटल वेरिएबल्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए। देखिए, दिस मेथड डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर अ वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम 3 और 4 वेरिएबल्स। उस वेरिएबल के लिए आप इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे जो वेरिएबल मैक्सिमम 3 या 4 वेरिएबल्स के ऊपर ही डिपेंड हो। तो यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कितने होने चाहिए, 3 या 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। जैसे देखिए, आपका जो ड्रैग फोर्स है ये डिपेंड है किस पर, डायामीटर पर, वेलोसिटी पर, डेंसिटी पर और विस्कोसिटी पर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए अगर हमें ड्रैग फोर्स के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो इस कंडीशन में जो हमारा मेथड अप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर जो ये रेले मेथड हमने अभी यहाँ पर समझा, तो इस मेथड को अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 3 to 4। तो यहाँ पर देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम कितनी है हमारी, 4 तक है। अगर 4 से ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे 5 होते, तो ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होता। तो सबसे पहले, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और वो भी एक फंक्शनल इक्वेशन को ड्राइव करेंगे पहले। तो राइट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को लिखें तो क्या हो जाएगा, इस तरह से थी हमारी इक्वेशन, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 और xn। तो अगर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, f, ये क्या था हमारा डिपेंडेंट और ये सब क्या था हमारे इंडिपेंडेंट। तो f यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डायामीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी, पहली इक्वेशन, वो इस तरह से आएगी। फिर इस इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर्स की टर्म्स में। तो जैसा कि हमने ऊपर इक्वेशन ये बनाई थी, x इक्वल टू, ये कांस्टेंट में हमारा कन्वर्ट हुआ था, तो x इक्वल टू सी xn की पावर a x2 की पावर b, इस तरह से हमारी इक्वेशन थी। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, f इक्वल टू सी d की पावर a, v की पावर b, रो की पावर c और म्यू की पावर d। तो इस तरह से हम ये दो इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो कोई भी आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में हम जब रेले मेथड अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले एक इक्वेशन ये आपकी बनेगी, फिर एक इक्वेशन आपकी इस तरह से बनेगी। तो दो इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, a b c और d की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर थर्ड स्टेप हमारा था, ये क्या था, हम यहाँ पर फंडामेंटल डायमेंशंस की पावर को कंपेयर करेंगे। और यही चीज हमारी क्या होती है, डायमेंशनल होमोजेनिटी।
तो डायमेंशनल होमोजेनिटी जो हमारी टर्म होती है किस तरह से एप्लीकेबल होती है, देखिए। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी राइट इक्वेशन इन फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो सबसे पहले डायमेंशनल होमोजेनिटी को यहाँ पर यूज करने से पहले जो भी हमारी इक्वेशन के बोथ साइड पर जो आपको क्वांटिटीज दी हैं उन्हें हम किस में रिड्यूस करेंगे, फंडामेंटल डायमेंशंस के फॉर्म में। तो F इक्वल टू हमारी क्या थी, कांस्टेंट d की पावर a, v की पावर v, रो की पावर c और म्यू की पावर d। तो F को यानी कि ड्रैग फोर्स को जब हम फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा mlt-2। ध्यान रखिए जो हमारा फंडामेंटल डायमेंशंस है, फंडामेंटल डायमेंशंस मीन जो मैंने आपको डायमेंशन समझाई थी, तो डायमेंशंस क्या होती है हमारी, जो बहुत तरह की डायमेंशंस होती हैं हमारी। तो ये जो डायमेंशंस यहाँ पर हमें ली जाती है जो फंडामेंटल होती हैं, तो फंडामेंटल डायमेंशंस हमारी कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर। तो इन्हें हम फंडामेंटल डायमेंशंस या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो जब हम मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, लेंथ को l से, टाइम को t से और टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे फंडामेंटल्स डायमेंशन होते हैं। और इस फॉर्म में जब हम किसी भी क्वांटिटीज को लिखते हैं तो वो हमारी कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं। तो जो ड्रैग फोर्स का हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, mlt-2 t की पावर -2 इक्वल टू c। जब हम डायमीटर की लगाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, l की पावर a। डाया यानी कि क्या होती है हमारी, एक दूरी होती है, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ से। और लेंथ के लिए जो हमारा फंडामेंटल डायमेंशन यूज की जाती है या जो क्वांटिटी यूज की जाती है क्या होती है, l। इसी तरह से जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आपको पता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को l से शो करेंगे, टाइम को t से शो करेंगे, तो lt की पावर lt की पावर -1 इंटू हमारा क्या चल रहा था, b। तो इस तरह से हम डेंसिटी की और विस्कोसिटी इन दोनों को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और डायमेंशनल होमोजेनिटी को मैंने आपको बताया था जब हमने जो पिछला हमने वीडियो समझा था डायमेंशनल होमोजेनिटी का, तो इसमें देखिए जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है हमारी, देखिए अ डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पर क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी स्टेट दैट एवरी टर्म इन एन इक्वेशन व्हेन रिड्यूस्ड टू फंडामेंटल डायमेंशंस मस्ट कंटेन आइडेंटिकल पावर ऑफ ईच डायमेंशन। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है, जब किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी टर्म को हम फंडामेंटल डायमेंशंस या फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, यानी कि उसे हम जब फंडामेंटल डायमेंशंस की या फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रत्येक डायमेंशन की अपनी एक आइडेंटिकल पावर होनी चाहिए। तो इसे ही हम कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशनल होमोजेनिटी यानी कि आपने ये हमारे क्या थे, डिफरेंट क्वांटिटीज थी, इन क्वांटिटीज को क्या किया आपने, रिड्यूस किया फंडामेंटल डायमेंशंस की टर्म में। तो फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस किया तो इक्वेशन ये जो आपको आएगी वो किस तरह से आएगी, mlt की फॉर्म में यहाँ पर लिखी जाएगी। तो रिड्यूस करने के बाद मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहती है कि जब हम प्रत्येक टर्म को, प्रत्येक क्वांटिटी को डायमेंशनल फंडामेंटल डायमेंशंस में रिड्यूस करते हैं, यानी ड्रैग फोर्स को जब हमने mlt में लिखा तो हमारा ये क्या हुआ, इस क्वांटिटी को हमने रिड्यूस किया किस फॉर्म में, फंडामेंटल डायमेंशन की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। तो इसमें कन्वर्ट करने पर, फंडामेंटल डायमेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर
जो प्रत्येक डायमेंशन होगी, यानी कि जैसे m, l, t, जैसे यहाँ पर l है, यहाँ पर l, t है, ये प्रत्येक डायमेंशन की अपनी अपनी एक आइडेंटिकल पावर होनी चाहिए। तो इन सभी की देखिए यहाँ पर पावर आपको शो हो रही होगी, जैसे यहाँ m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है, तो सभी की अपनी अपनी एक आइडेंटिकल पावर होती है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल होमोजेनिटी को क्रिएट करते हैं। और इसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि in a dimensional homogeneous equation only quantities having the same dimensions can be added, subtract और equate। तो जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होंगे उन्हें हम एक साथ ऐड करेंगे और एक के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डायमेंशन n के लिए लेते हैं तो m के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए m की पावर क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ l की पावर क्या है 1। तो m की पावर, ये दोनों साइड की हम कंपेयरिंग करते हैं। रिएक्शन जो भी हमारी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन के दोनों साइड पर जो भी टर्म है उनकी डायमेंशंस को आप, उनकी डायमेंशंस की पावर को आप क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो m के लिए अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, m की पावर 1, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे देखें तो m की पावर यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए m की पावर c और m की पावर d। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 1 = c + d। इसी तरह से l के लिए कंपेयरिंग करेंगे, t के लिए कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से हम a, b, c और d यानी जो पावर्स थी उन सब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। a, b, c, d की जब से ही आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इन वैल्यूज़ को हम, जो हमारी ये इक्वेशन ये बनी थी, यानी कि यहाँ पर इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, तो इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो इस तरह से जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जो लास्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABCD इन इक्वेशन 1। तो ये सारी ABCD की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इस तरह से हम जो रेले मेथड है उसे अप्लाई करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 3 या 4, मैक्सिमम हमारी कितनी होनी चाहिए, 4 तक होनी चाहिए, तभी ये मेथड आपका एप्लीकेबल है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहली जो इक्वेशन क्रिएट करनी है वो फंक्शनल रिलेशनशिप हमें फॉर्म करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। फिर उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल टर्म में हमें लिखना है। तो इसी तरह से देखिए, पहले हमें फंक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, फिर उसे एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें एक्सप्रेस करनी है उसकी। इसके बाद हमें इक्वेशन के दोनों साइड जो भी आपकी क्वांटिटीज दी हैं उन्हें फंडामेंटल डायमेंशंस की टर्म में रिड्यूस करना है, और फिर हमें डायमेंशनल होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, जिसमें हम प्रत्येक डायमेंशंस की पावर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इससे आपकी जो A, B, C, D यानी जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, उनकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इन वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इस तरह से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में।